बाइस्ट ओपिनियन में आपका स्वागत है। दोस्तों, केजरीवाल को आज राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने पेश किया और ईडी ने कोर्ट से रिमांड बढ़ाने की अपील की। दोनों पक्ष के वकीलों ने अपना अपना पक्ष रखा और जज ने अंततः जो है फैसला को सुरक्षित रख लिया है और हो सकता है थोड़ी देर बाद, 1-2 घंटे बाद जो है उस पर फैसला भी आ जाएगा और ये मान के चलिए कि उनकी रिमांड को बढ़ा ही दिया जाएगा और केजरीवाल अभी बाहर आने वाले नहीं है। ये दोस्तों एकदम तय है। अब आगे की बात करते हैं। सुनवाई के दौरान केजरीवाल ने जज से मांग रखी कि वो अपनी बात रखना चाहते हैं। हालांकि जो नियम है उसके अनुसार यही है कि आपको जो भी बात कहनी है कोर्ट के समक्ष वो आप अपने वकील के जरिए कहिए, लेकिन यहाँ पर जो जज साहब थे उन्होंने नरमी बरतते हुए इनको जो करीब 5-7 मिनट का समय दे दिया कि आपको जो भी बात रखनी है आप रखिए, और इन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन इन्होंने क्या बात रखी उससे पहले मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि पिछले 3-4 दिनों से आपके जितने भी प्रवक्ता हैं वो माहौल बना रहे थे। कल इनकी पत्नी जो सुनीता केजरीवाल हैं उन्होंने कहा कि कल कोर्ट में केजरीवाल बहुत बड़ा धमाका खुलासा करने वाले हैं। उत्सुकता बनी हुई थी, लोगों की निगाह जो है टीवी से चिपकी हुई थी कि भाई ऐसा कौन सा धमाका केजरीवाल करने वाले हैं। लेकिन उन्होंने कोई धमाका नहीं किया। उन्होंने वही बात कही जो उनके प्रवक्ता पिछले 3-4 दिनों से हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को बाइट देने के दौरान हर जगह टीवी डिबेट में सब जगह कह रहे थे। कोई नई बात नहीं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, केजरीवाल ने इतना कहा कोर्ट के समक्ष कि पैसा तो बीजेपी ने लिया है। बीजेपी ने शरद रेड्डी से इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 55 करोड़ रुपया लिया है और इसके एवज में बीजेपी ने ईडी के जरिए उसको शरद रेड्डी को जमानत दिलवाने में मदद की। अब शरद रेड्डी को जमानत दिलवाने में कैसे मदद की है दोस्तों? केजरीवाल का कहना है कि जब वो जमानत के लिए कोर्ट में गया तो ईडी ने उसकी जमानत का विरोध नहीं किया, जबकि वास्तविकता यह है दोस्तों कि शरद रेड्डी को मेडिकल ग्राउंड पर जमानत मिली है। अब ये शरद रेड्डी है कौन? शरद रेड्डी जो है अरविंदो फार्मेसी करके कंपनी है, उसमें डायरेक्टर है। उसमें ये इकलौता डायरेक्टर नहीं है, उसमें और भी बहुत सारे डायरेक्टर हैं। बहुत सारे डायरेक्टरों के बीच में शरद रेड्डी भी एक डायरेक्टर है। इन्होंने चुनावी बॉन्ड के जरिए 55 करोड़ रुपए बीजेपी को दिया है। ये बात सही है। अब केजरीवाल कह रहे हैं कि घोटाला तब हुआ जब इन्होंने 55 करोड़ रुपए बीजेपी को इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के जरिए दिया। अब दोस्तों, बड़े कॉमन सा प्रश्न है कि कोई भी चोर पुलिस को रिश्वत कब देता है? जब उसने चोरी की होती है। अगर किसी व्यक्ति ने चोरी किया ही नहीं है तो वो पुलिस को रिश्वत क्यों देगा? अब केजरीवाल कह रहे हैं कि यहां पर घोटाला तब हुआ जब शरद रेड्डी ने बीजेपी को रिश्वत दी। इसका मतलब है कि शरद रेड्डी ने इससे पहले कोई घोटाला किया है। वो घोटाला जो है क्या था? उसको किस लिए पुलिस ईडी पकड़ रही थी? शराब घोटाले के लिए पकड़ रही थी। तो केजरीवाल खुद ही अप्रत्यक्ष रूप से ये स्वीकार करते हैं कि शराब घोटाले में एक्साइज नीति में घोटाला हुई है, जिससे डर कर अरविंद केजरीवाल के अनुसार शरद रेड्डी ने बीजेपी को 55 करोड़ रुपए दिए। ये तो मामला यही है। लेकिन केजरीवाल यही नहीं रुके, केजरीवाल इससे भी आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि मुझे जितने दिन रिमांड में रखना हो रख लो, मैं डरता नहीं, मैं ईडी को सहयोग करूंगा। बड़ी वीरता वाली बात कही। लेकिन उसी समय जो ईडी के वकील है वो कह रहे हैं कि ये वर्तमान में जो फोन इस्तेमाल कर रहा है उसका पासवर्ड तक इसने आज तक नहीं दिया ईडी को, और आप उससे जबरदस्ती पासवर्ड ले नहीं सकते कानून है। अगर आपको पासवर्ड चाहिए तो आप कोर्ट के पास जाइए। कोर्ट जब आपको ऑर्डर करेगा, ईडी को ऑर्डर करेगी या ऑर्डर उसको सहमति देगी, तभी वो केजरीवाल के फोन का पासवर्ड केजरीवाल को देने के लिए बाध्य कर सकता है, उससे पहले नहीं। तो जो व्यक्ति अपने वर्तमान में इस्तेमाल किए जा रहे फोन का पासवर्ड देने को तैयार नहीं है, वो कोर्ट में सीना तान के कह रहा है कि मैं ईडी से सहयोग करूंगा। और जो इससे पहले जब ये शराब नीति बन रही थी उस समय जिस फोन का ये व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा था उस फोन का आज तक अता पता नहीं है। सूत्रों के अनुसार वो फोन ये ऑलरेडी तोड़ चुका है। अब कोई भी व्यक्ति अपना फोन क्यों तोड़ता है? अगर आप शरीफ व्यक्ति हैं, आप अपना फोन क्यों तोड़ेंगे? आप किसी को दे देंगे,
बेच देंगे या अपने घर में उसे सुरक्षित रखेंगे या आप उसे तोड़ देंगे। तो इससे साफ जाहिर होता है कि दाल में कुछ ना कुछ काला तो है। आप जितना भी कोर्ट के समक्ष गाल बजा लें, कितना भी कोर्ट के समक्ष गाल बजा लें, लेकिन आप अपने अपराध से मुक्त नहीं हो सकते हैं। इसी तरह से जब इसने कहा कि 55 करोड़ रुपए बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दिया गया, ये रिश्वत का पैसा है और इसकी जांच होनी चाहिए, तो भाई साहब सिर्फ बीजेपी को जो पैसा दिया गया उसकी ही जांच क्यों की जानी चाहिए? क्यों नहीं जितनी सारी पार्टियां हैं, जितने सारे पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसा प्राप्त हुआ है, उन सबकी जांच क्यों ना की जाए? आप किसी सेलेक्टिव एक पार्टी विशेष को जो पैसा मिला है उसकी जांच तो आप कर नहीं सकते हैं, और वो पैसा उस समय के कानून के अनुसार दिया गया है। ये तो अभी 10 दिन पहले जो इलेक्टोरल बॉन्ड कौन किसको दिया है इसको उजागर जो है एसबीआई के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर किया गया। उससे पहले ये केस जो है शराब घोटाले का, ये पिछले 2 साल से चल रहा है। उस समय तो केजरीवाल को ये भी पता नहीं था कि किसको कितने पैसे मिले इलेक्टोरल बॉन्ड से। तो ये जो दावा आज के तारीख में कर रहा है या कल कुछ और उजागर हो, वो किस तरह से शराब नीति बनाने में जो घोटाला हुआ है उससे कैसे जुड़ सकता है? लेकिन केजरीवाल है, सनसनी फैलाना इनका काम है। लेकिन दोस्तों ये इस बार इसमें सफल होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। और जो ईडी के वकील हैं उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा कि ये जो भी बयान यहाँ पे दे रहा है ये सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के बाहर जो लोग हैं उनको सुनाने के लिए दे रहा है। इसके पास अपने बचाव में कहने को कुछ नहीं है, और ये एक वास्तविकता है दोस्तों। दूसरी चीज, आज उसने एक बड़ी जबरदस्त बात कही है केजरीवाल ने, कहा कि ये सिर्फ मुझे इसलिए अरेस्ट किया है क्योंकि एक गवाह ने गवाही दी है कि वो मेरे कार्यालय में आया और वहां पे मनीष सिसोदिया से मिला और उसके सामने उसने फाइल का लेना देना। इसने कहा कि मेरे तो सीएम का कार्यालय है, वहां बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग एमएलए वगैरह मेरे सामने थोड़ी दूर में बैठकर खुसुर फुसुर करते रहते। क्या सिर्फ इस आधार पर ईडी मुझे गिरफ्तार कर सकती है? दोस्तों ये सीएम कार्यालय की बात हो रही है। और क्या केजरीवाल अब इस प्रयास में जुटे हुए हैं कि इन पर जितने भी आरोप लगे हैं उससे अपने को बाहर कर ले, और जो इनके साथी मनीष सिसोदिया हैं, संजय सिंह हैं या सत्येंद्र हैं, इन सबको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। आज जो इन्होंने बयान दिया कोर्ट में उससे तो ऐसा ही लगता है दोस्तों। और ये व्यक्ति जो है जब तक ये केस चलेगा तब तक ये इस तरह की हरकतें हैं, नौटंकी हर दिन करता रहेगा। और दोस्तों इसमें जो जज साहब का कमेंट और भी मजेदार था कि भाई यहाँ पे सिर्फ रिमांड के बारे में बहस सुनने के लिए बैठे हैं, सिर्फ रिमांड से संबंधित बात सुनने के लिए बैठे हैं। अगर तुम्हें इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करनी है तो इसके लिए अलग से जो सो एक अपील करनी चाहिए। आज सिर्फ और सिर्फ फैसला रिमांड पे होना है, उस पर यह व्यक्ति कुछ नहीं कह रहा है। और ये इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर जितने चीजें ये सबको सामने ला रहा है। दरअसल दोस्तों ये चुनाव का मौसम है, और चुनाव के मौसम में हर पार्टी, हर नेता को एक दूसरे को फंसाने की कोशिश करता है। इलेक्टोरल बॉन्ड में सबके सब नंगे हैं या सबके सब ईमानदार हैं, क्योंकि उस समय के कानून के तहत हर दल को हर कंपनी ने पैसा दिया है। और अब निकल के आ रहा है कि जैसे टीएमसी है, डीएमके है, जो बीआरएस है तेलंगाना के, इन सबको भी बड़ी मात्रा में पैसा मिला। पैसा अगर कम किसी को मिला है तो वो है कांग्रेस। इसलिए पहले वो मुंह फुलाए बैठी थी, बाद में उसको समझ में आया कि मामला क्या है, तो आजकल वो भी शांत है। टीएमसी का कोई प्रवक्ता इलेक्टोरल बॉन्ड के चर्चा में भाग नहीं लेता है। इसी तरह से डीएमके का भी कोई प्रवक्ता जो है टीवी डिबेट में भाग नहीं लेता है, क्योंकि सबको पता है कि इसमें जितना घुसोगे ये ऐसा दलदल है, सबके सब फंसते हुए दिखाई दोगे, सबके सब इसमें फंसेंगे। और दूसरी, आज कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इसको जो 100 करोड़ रुपया मिला है उसमें से 45 करोड़ का इस्तेमाल इसने गोवा के इलेक्शन में किया है। अब तक दोस्तों ये सुनी सुनाई बात थी, कुछ जगहों पे फुसफुसाहट होती थी, किसी में ये कहने की हिम्मत नहीं थी कि केजरीवाल का जो इलेक्शन लड़ने का मॉडल है वो ये है, एक जगह एक राज्य में सरकार बनाओ, वहां से पैसा चूसो और उसके बाद उस पैसे से दूसरे राज्य में चुनाव लड़ो। इसने यही मॉडल पूरे देश में अपनाया। नहीं तो आप सोचिए दोस्तों, टीएमसी है, समाजवादी पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल बिहार में, ये सब इतने दिनों से शासन में या मुख्य विपक्षी पार्टी है, ये अपने राजनीतिक जनाधार को किसी भी राज्य में नहीं बढ़ा पाए।
इन्होंने इतने जोर शोर से किसी भी अन्य राज्य में जाकर चुनाव लड़ने की कभी हिम्मत नहीं की, क्योंकि चुनाव लड़ना दोस्तों आदर्शवादी बातों को छोड़ दीजिए, तो अब के तारीख में पैसे का खेल है। पार्टी कोई भी हो, बिना पैसे के आप चुनाव नहीं लड़ सकते। ये आज की वास्तविकता है और इस वास्तविकता को समझते हुए केजरीवाल ने वो मॉडल अपनाया चुनाव लड़ने का जिसमें एक राज्य में किसी तरह से सत्ता में आओ, वहां से पैसा निकालो और उससे फिर दूसरे राज्य में जाकर चुनाव लड़ो उस पैसे से। और ये गोवा का तो मनी ट्रेल अब धीरे धीरे खुल के सबके सब सामने आ रहा है। दोस्तों अगर ठीक से जांच की जाए तो गुजरात में जो चुनाव लड़ा था, या फिर वहां छोड़िए उसका जो पंजाब का चुनाव जो सफलतापूर्वक लड़ा है, इन सब में अगर जांच की जाए तो ये व्यक्ति और इसकी पार्टी फंसते हुए दिखाई देगी। अब देखिए ईडी और क्या क्या खुलासे आने वाले समय में करती है। जब खुलासा होगा दोस्तों तो मैं फिर आपके सामने आऊंगा और फिर हम लोग बातें करेंगे इस पर और पूरे जोर शोर से बातें करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।